एराकिडोनिक एसिड पाथवे। ये जो एक पिक्चर है ना, इसके अंदर से बहुत सारे एमसीक्यूज निकल आते हैं। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स कन्वर्ट होता है एराकिडोनिक एसिड में, एराकिडोनिक कन्वर्ट होता है साइक्लिक एंडोपेरोक्सिडाइज और 5-HPET के अंदर। तो 5-HPET जो है लिकोट्राइन्स में कन्वर्ट होता है, और साइक्लो एंडोपेरोक्साइड जो है वो प्रोस्टासाइक्लिन और प्रोस्टाग्लैंडिस में कन्वर्ट होते हैं। जो लिकोट्राइन्स हैं ये सारी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। ठीक है, ये क्या करवाते हैं, लिकोट्राइन्स क्या करवाते हैं, ब्रोंकियल टोन में इजाफा करते हैं। जब ब्रोंकियल टोन में इजाफा होगा तो क्या होगा, पेशेंट को एस्थमा वर्सन होगा, उस पेशेंट का इसका एस्थमा वर्सन होगा, यानी कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं लिकोट्राइन्स। लिकोट्राइन C4, D4 और E4। जबकि लिकोट्राइन B4 क्या करवाता है, न्यूट्रोफिल की कीमोस्टैक्सिस करवाता है। कीमोस्टैक्सिस से क्या मुराद है कि न्यूट्रोफिल्स भागे भागे चले जाते हैं, जहाँ पे लिकोट्राइन B4 मौजूद होगा वहां पे न्यूट्रोफिल्स आएंगे, तो ये इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंड I2, प्रोस्टाग्लैंड I2 को हम लोग प्रोस्टासाइक्लिन भी बोलते हैं। ये क्या करवाता है, ये प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये क्या है, प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये प्लेटलेट की एग्रेशन को कम करता है, वेस्कुलर टोन को डिक्रीज करता है। ठीक है। जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन E1, E2 और F2, E2 और F2 जो है ये गायनी में यूज होते हैं। ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, यूट्राइन टोन इंक्रीज करते हैं, ये तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। इस वजह से ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और F2 अल्फा हम लोग यूज करते हैं पेशेंट की लेबर की इंडक्शन के टाइम पे। ठीक है। जबकि थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है प्लेटलेट की एग्रीगेशन बढ़ाता है और वेसल्स की टोन बढ़ाता है, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो सबसे पहले तो आप इन सारे जो लिकोट्राइजिन और प्रोस्टाग्लैंडिन हैं इनके फंक्शंस याद कर लीजिएगा इस पेज में से। ठीक है। दूसरा, अब इनके साथ ही ये जो एंजाइम्स हैं 5-लाइपोक्सिजिनेस, COX-2, COX-1, फास्फोलाइपेज, ये इनहिबिट होते हैं इन दवाइयों के साथ। इस वजह से ये सारी दवाइयाँ एंटी इन्फ्लेमेटरी कहलाती हैं। समझिए नहीं। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम दवाई है दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्टीरॉइड्स, जिनको हम लोग कहते हैं स्टीरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। ये फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करेंगे। जब A2 नहीं होगा तो आगे वाला प्रोसेस नहीं होगा, तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नहीं बनेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं COX-1 और COX-2। COX-1 जो स्पेशली COX-2 को इनहिबिट करने वाली चीज है वो क्या है, सेलिकॉक्सिब है। ये COX-2 स्पेसिफिक है। सेलिकॉक्सिब इज एन एग्जांपल ऑफ COX-2 इनहिबिटर्स। और कौन कौन सी है जो COX-1 तो COX-2 दोनों को इनहिबिट करती हैं, वो है आपकी बाकी सारी एनएसएड्स, एस्प्रिन, डिक्लोरान, आइबुप्रोफेन, इंडोमिथासिन, कीटोरोलक और नेप्रोक्सन। इनमें जो एस्प्रिन है ये इरिवर्सिबली ब्लॉक करती है COX-2 को, दोनों एंजाइम्स को। एस्प्रिन इरिवर्सिबल ब्लॉकर ऑफ COX-1 एंड COX-2। ठीक है। जबकि बाकी जो है वो रिवर्सिबली ब्लॉक करती हैं। ठीक है। सेलिकॉक्सिब को देने का क्या फायदा हो सकता है कि जो COX-2 ने काम करना था कि जो प्रोटेक्टिव लेयर है आपकी स्टमक की, वो इसका थोड़ा सा गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहता है। सेलिकॉक्सिब यूज करने का थोड़ा सा गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहता है, जो कि जो आपके COX-1 COX-2 हैं उनके अंदर नहीं अवेलेबल होता। ठीक है। तो मैकेनिज्म एक्शन आपसे पूछा जा सकता है, कॉर्टिकोस्टीरॉइड का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, सेलिकॉक्सिब का क्या है, डिक्लोराब्रोफिन का क्या है, एस्प्रिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है। ठीक है। अच्छा, फिर इस तस्वीर के अंदर लिकोट्राइन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं ज़ैल्यूटिन और लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है मोंटेलोकास्ट और ज़िफिरलोकास्ट। ये जो तीनों दवाइयां हैं ये कहाँ यूज होती हैं, इन्होंने इनहिबिट करना है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन को, तो ये एस्थमा में यूज होती हैं। मोंटेलोकास्ट, ज़िफिरलोकास्ट और ज़ैल्यूटिन। मोंटेलोकास्ट और ज़िफिरलोकास्ट का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो रिसेप्टर पे जाके चिमट जाएंगी तो लिकोट्राइन एक्ट नहीं कर पाएगा, एक्ट नहीं करेगा तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन बेहतर हो जाएगी पेशेंट की। ठीक है।